गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे कारा के रिप्रोडक्शन के बारे में। पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कारा का प्राप्ति स्थान, कारा का वर्गीकरण और इसकी संरचना, थैलस स्ट्रक्चर, सेल स्ट्रक्चर, इस सब के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे प्रजनन या जनन या रिप्रोडक्शन इन कारा। ये कारा का प्लांट है। ये कारा का प्लांट आप देख रहे हैं, ये कारा का थैलस, इसमें नीचे राइजोइड्स हैं और ऊपर ये एक्सिस है। इस पर हर पर्व संधि पर नोड के ऊपर एक चक्र में पत्तियां लगी हुई हैं। ये पत्ती जैसी जो संरचनाएं हैं ये ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ हैं, सीमित वृद्धि की शाखाएं हैं। ये ब्रांचेज ही हैं जो पत्ती जैसी लगती हैं। तो ये जो पत्ती जैसी शाखाएं हैं, इस पत्ती पर भी पर्व और पर्व संधियाँ होती हैं, क्योंकि ये पत्ती नहीं है, ब्रांच है। तो ब्रांच पर भी पर्व और पर्व संधियाँ हैं। और इस जो छोटी शाखा है, सीमित वृद्धि की शाखा है, इसकी नोड के ऊपर सेक्स ऑर्गन्स लगते हैं, न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अंग है। कारा में दो तरह के रिप्रोडक्शन की विधियाँ होती हैं, लैंगिक जनन तथा कायिक जनन। लेकिन अलैंगिक जनन पूर्णतः अनुपस्थित होता है। अलैंगिक जनन जो बीजाणुओं के द्वारा होता है, स्पोर्स के द्वारा होता है, जूस्पोर, प्लानोस्पोर के द्वारा होता है, वो इसमें अनुपस्थित होता है। कारा में सिर्फ दो प्रकार का जनन मिलता है, कायिक जनन तथा लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन का अभाव होता है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, कायिक जनन। कायिक जनन मात्र पौधे पर ही कई कोशिकाओं की अतिवृद्धि हो जाती है, आउटग्रोथ हो जाती है, उससे ये होता है। तो जैसे अमाइलम स्टार मुख्य अक्ष की निचली पर्वसंधियों पर परिवर्धित कोशिकाओं का समुच्चय, एक ग्रुप है जो तारे के समान आकृति का होता है और इसके अंदर बहुत सारा अमाइलम स्टार्च भरा होता है। तो इस तरह से ये जनन का काम करती हैं। ये अमाइलम स्टार्च जो भरा हुआ है ये मात्र पौधे से अलग हो जाता है और इसके अंकुरण से नया प्लांट बनता है। ये अमाइलम स्टार्च है। इसमें कोशिकाओं का अरेंजमेंट, बहुत सारी कोशिकाएं आप ये देख रहे हैं, अमाइलम स्टार है और इसमें जैसे नोड, इंटर नोड होती हैं, ऐसे ही होता है और ये अलग हो जाता है मात्र पौधे से, तो नया पौधा बन जाता है। दूसरा तरीका है जनन का, अलग अलग जातियों में अलग अलग तरीके से जनन होता है। एक से अधिक प्रकार से भी एक जाति में जनन हो सकता है। तो पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, बल्बिल्स के द्वारा भी ये जनन होता है। ये पत्र प्रकलिका हैं, ये दिखा रखी हैं, स्टेम के ऊपर हो सकती हैं ये, या ये जड़ के जो राइजोइड हैं, राइजोइड के ऊपर भी होती हैं ये। तो इनको रूट बल्बिल कहते हैं या स्टेम बल्बिल कहते हैं, क्योंकि यहाँ स्टेम और रूट, तो ट्रू रूट और स्टेम नहीं होता है, क्योंकि यहाँ जाइलम फ्लोएम अनुपस्थित होता है, इसलिए हम ट्रू रूट और लीफ नहीं कहते हैं। लेकिन ये दिखने में रूट और लीफ जैसे हैं, इसलिए हम इसको बोल देते हैं, और पत्ती जैसे भी हैं तो यहाँ पत्ती हम कह देते हैं इसको। तो यहाँ जैसे स्टेम के ऊपर ये, इसमें बहुत सारी कोशिकाएं होती हैं और बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, और ये जब मेन प्लांट से अलग हो जाती हैं तो ये अंकुरित होकर नया पौधा बना देती हैं। जैसे इसमें ये दिखाई दे रही है आपको, नया पौधा बनना स्टार्ट हो रहा है, तो ये अलग होके नया पौधा बना देती हैं। कुछ ये अनियमित पत्र प्रकलिका हैं। अब ये जैसे इसमें देख रहे हैं, इसमें कुछ कोशिकाओं के गुच्छे हैं, तो बाहर एक कोई पूरी बॉडी नहीं बन रही है, ये अलग अलग कोशिकाओं के गुच्छे हैं। ये गुच्छे जब अलग अलग हो जाते हैं, निकल जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल होता है, संचित भोजन होता है, तो ये पैरिनेटिंग स्ट्रक्चर का भी काम करती हैं और नया जो डेवलपिंग जो पौधा होता है उसको भोजन प्रदान करती हैं, जब तक कि वो खुद अपना फोटोसिंथेसिस करके नया भोजन नहीं बनाने लग जाए और उसके खुद के राइजोइड वगैरह विकसित नहीं हो जाएं और वो खुद अपना जल लवण अवशोषण कर ले और भोजन बना सके। तो इन जो कायिक जनन की जो संरचनाएं हैं उसमें बहुत सारा संचित भोजन होता है। इसके अलावा एक और तरीका है कायिक जनन का,
सेकेंडरी प्रोटोनिमा के द्वारा द्वितीयक प्रोटोनिमा। तो ये मेन जो पौधा है वो भी एक प्रोटोनिमा के द्वारा विकसित होता है, प्रोटोनिमा की एक साइड ब्रांच के रूप में विकसित होता है। यानी सीधा ही मेन पौधा विकसित नहीं हो जाता है, जैसे ऊसपोर के अंकुरण से होता है तो एक तंतु जैसा बनता है, उस तंतु की लेटरल ब्रांच से ये विकसित होता है। तो ऐसे ही उस तंतु की जो नीचे की पर्वसंधियाँ होती हैं उससे एक और तंतु निकल जाता है और वो मेन प्लांट कई तरह से काम करता है और वो मात्र पौधे से अलग हो जाता है और एक नया पौधा बना देता है। तो इसको सेकेंडरी प्रोटोनिमा कहते हैं। सेकेंडरी प्रोटोनिमा ये आपको दिखाई दे रही है इसमें। तो ये भी एक फिलामेंट है। प्रोटोनिमा मतलब प्रिमिटिव फिलामेंट। प्रोटो मीन्स प्रिमिटिव, नीमा मीन्स फिलामेंट। तो ये प्रोटोनिमा है। इसकी जो नीचे की जो नोड है उससे लेटरल आउटग्रोथ के रूप में ये प्लांट विकसित हो जाएगा। तो इस तरीके से ये जो प्रोटोनिमा हैं वो राइजोइड से भी निकल सकते हैं या कुछ डोरमेंट एपिसेस होते हैं, शीर्ष होते हैं, प्रसुप्त शीर्ष, उनसे भी निकल सकते हैं या मेन जो प्लांट है उसकी पर्वसंधि से भी निकल सकते हैं। तो इस तरह से कायिक जनन होता है कारा में अमाइलम स्टार के द्वारा, पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा, अनियमित पत्र प्रकलिकाओं के द्वारा और द्वितीयक तंतु के द्वारा। लैंगिक जनन। लैंगिक जनन कारा में बहुत ही विकसित एडवांस प्रकार का होता है, ऊगैमस प्रकार का होता है। जननांगों में थैलोफाइट की अपेक्षा उच्चतर की विशेषता एवं जटिलता होती है, क्योंकि ये सामान्यतः सभी एल्गी में इस तरह का नहीं मिलता है। उन थैलोफाइटा में ये बहुत ही उच्चतर प्रकार का है। जननांग सीमित वृद्धि की शाखाओं की पर्वसंधियों पर उत्पन्न होते हैं। जैसे अभी आपको चित्र में दिखाया था, सीमित वृद्धि की शाखाएं जो पत्ती जैसी होती हैं उनकी पर्वसंधियों पर, नोड के ऊपर ये जननांग, न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल विकसित होते हैं। इनको नग्न आँखों से भी देखा जा सकता है। थोड़े ये बड़े होते हैं साइज़ में, कुछ के होते हैं, कुछ मिलीमीटर, तो देख सकते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को ग्लोब्यूल कहते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को न्यूक्यूल कहते हैं। ये एक साथ ही एक ही नोड पर बिल्कुल पास पास लगे हुए होते हैं, एकदम सानिध्य में होते हैं। कुछ जातियों में एक लिंगाश्रयी होते हैं जिनमें न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल अलग अलग पौधों पे मिलते हैं, और द्विलिंगाश्रयी पौधों में एक ही पौधे पर, ज़्यादातर जातियाँ द्विलिंगाश्रयी हैं, तो एक ही पौधे पर न्यूक्यूल और ग्लोब्यूल मिलते हैं और एक ही ब्रांच पर, एक ही नोड पर साथ साथ पाए जाते हैं। ये आपको चित्र दिख रहा है, इसमें ये देखो, ये पत्ती जैसी जो ब्रांच है, जो सीमित वृद्धि की शाखा है, इसकी एक नोड के ऊपर लाल रंग का ये ग्लोब्यूल दिख रहा है और ये पीले से रंग का न्यूक्यूल दिख रहा है। न्यूक्यूल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है, वो ऊपर की तरफ है, और नीचे की तरफ ग्लोब्यूल है, ये गोलाकार है। तो गोलाकार और अंडाकार ये दो स्ट्रक्चर हैं, पीली और लाल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, जिनको पीले वाला जो फीमेल है इसको न्यूक्यूल कहते हैं और लाल वाला मेल है, गोलाकार है, इसको नर जनन अंग है। ये पुंधानी या ग्लोब्यूल, तो एंथ्रीडिया या मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर को यहाँ ग्लोब्यूल कहते हैं। परिपक्व पुंधानी एक बड़ी खोखली गोलाकार पीली या चमकीली लाल रंग की 1 mm डायमीटर की संरचना होती है। तो ये आप देखिए, ये इस तरह से ये चित्र में दिखाया है। तो ये गोला है, एकदम गोला, जो खोखला है, अंदर इसके अंदर स्पर्मेटोजिनस फिलामेंट्स हैं, ये फिलामेंट से भरा हुआ होता है। ये पर्वसंधि की एडेक्सियल सतह पर, अभ्यक्ष सतह पर व्रंत से जुड़ी रहती है। व्रंत ग्लोब्यूल के अंदर तक धंसा रहता है। ये व्रंत देख रहे हैं पीले रंग का, ये पेडिसल, ये अंदर तक धंसा हुआ है। इसके खोखले गोले की बाहरी भित्ति 8 पास पास संलग्न वक्र अवतली तल कॉनकेवो कॉन्वेक्स कोशिकाओं की बनी होती है। इन्हें शील्ड सेल्स भी कहते हैं।
तरुण पुंधानी में इन कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट होता है, लेकिन परिपक्व पुंधानी में क्लोरोप्लास्ट नष्ट होकर कैरोटीन की मात्रा अधिक हो जाती है इसमें, तो नारंगी लाल रंग का ये दिखाई देता है। हर जो शील्ड सेल है, जो 8 शील्ड सेल होती हैं, सबसे बाहर आउटर मोस्ट जो लेयर है उसमें 8 शील्ड सेल हैं। हर शील्ड सेल के मध्य में एक रॉड शेप की मैन्यूब्रियम कोशिका होती है और उस मैन्यूब्रियम कोशिका से संलग्न होती है प्राइमरी कैपिटुलर कोशिका। प्राइमरी कैपिटुलर कोशिका को हेड सेल या मुंडक कोशिका भी कहते हैं। तो ये जो मुंडक कोशिका है, इससे फिर सेकेंडरी मुंडक कोशिकाएं लगी होती हैं। हर एक मुंडक कोशिका से 6 सेकेंडरी मुंडक कोशिकाएं लगी होती हैं और उन सेकेंडरी मुंडक कोशिकाओं से फिर एंथेरिडियल फिलामेंट जुड़े रहते हैं। और एंथेरिडियल फिलामेंट में बहुत सारी सेल्स होती हैं, एक कतार में होती हैं। 5 से 200 तक कोशिकाएं इसके अंदर एक लाइन में लगी होती हैं और हर कोशिका से एक एंथेरोजाइड बनता है, द्विकशाभिकी एंथेरोजाइड। तो ये आप संरचना देखें, इसमें इसका आप विकास किस तरह से होता है इसमें आपको और अच्छी तरीके से समझ में आएगा। ये एंथेरिडियल सेल है, ये आपको जैसे दिख रहा है यहाँ पर, ये लिमिटेड सीमित वृद्धि की शाखा की जो ब्रांच है उस पर ऊपर की तरफ न्यूक्लियल फीमेल स्ट्रक्चर है, नीचे की तरफ ग्लोब्यूल है। तो यहाँ पर पर्व संधि पर इसका विकास होता है। विकास के चरण किस तरह से हैं, कैसे एक डेफिनेट क्रम होता है, उस तरह से ही कोशिकाओं विभाजन होता है। तो ये नोड के ऊपर ये एंथेरिडियल सेल है। एंथेरिडियल सेल का ट्रांसवर्स विभाजन होता है, तो नीचे एक पेडिसल सेल बन जाती है और ऊपर की जो ये गुंबद के आकार की कोशिका है ये एंथेरिडियल मदर सेल है। अब पेडिसल सेल में आगे कोई विभाजन नहीं होता है। पेडिसल सेल के नीचे वो नोडल सेल दिखा रखी है, ये जो कि नोड के ऊपर होता है, पर्व संधि के ऊपर विकसित होती है। पेडिसल सेल का आगे विभाजन नहीं होता, लेकिन एंथेरिडियल मदर सेल है, इसमें एक लंबवत विभाजन हुआ। आगे आप जो सी चित्र देख रहे हैं इसके अंदर लंबवत विभाजन है। उसके बाद आप डी चित्र में देखें, लंबवत विभाजन के बाद एक और लंबवत विभाजन होता है जो 90 डिग्री एंगल पे होता है और उस 90 डिग्री एंगल के बाद 4 कोशिकाएं बन गई। अब उसमें एक अनुप्रस्थ विभाजन होता है तो 8 कोशिकाएं बन जाती है। तो ये जो डी चित्र है इसमें ऑक्टेंट बन गया है, ऊपर 8 कोशिकाएं बन गई हैं और पेडिसल वाली जो सेल है वो विभाजित नहीं होती है। अब ऑक्टेंट बनने के बाद इसमें विभाजन लंबवत ना होके, लंबवत और ट्रांसवर्स विभाजन हुए थे, अब इसमें एक पेरिक्लाइनल विभाजन होता है। 2 पेरिक्लाइनल विभाजन होते हैं। एक पेरिक्लाइनल विभाजन हुआ, उससे 2 लेयर बन गई, बाहर 8 कोशिकाएं और अंदर 8 कोशिकाएं। ये ऑक्टेंट था। ऑक्टेंट की हर कोशिका में पेरिक्लाइनल विभाजन होता है, जिससे बाहर 2 परतें बन जाती हैं, बाहर 8 कोशिकाएं और अंदर 8 कोशिकाएं। फिर एक और पेरिक्लाइनल विभाजन होता है, उससे 3 परत बन जाती हैं। सबसे बाहर 8 सेल, उसके बीच में 8 सेल और अंदर की तरफ फिर 8 सेल। तो यहाँ चित्र में आपको 4 सेल दिख रही हैं एक चक्र में, बाहरी चक्र में 4 हैं क्योंकि 4 वो पीछे की तरफ हैं। तो इस तरह से 8 बाहर की कोशिकाएं, 8 अंदर की कोशिकाएं और ये 3 टायर बन गए इसमें कोशिकाओं के। सबसे बाहर की शील्ड सेल, बीच वाली मैन्यूब्रियल सेल और सबसे अंदर वाले टायर की प्राइमरी कैपिटुलम सेल। तो इस तरह से 8 दिया 24 कोशिकाओं का ये 3 परत में अरेंज रहती हैं। 24 कोशिकाएं, 8 8 8, हर परत में 8 कोशिकाएं। अब ये जब 24 कोशिकाएं बन जाती हैं, इसके बाद इसमें डेवलपमेंट होता है, यानी आगे विभाजन नहीं होके इनका जो विकास होता है इस तरह से विकास होगा कि ये जो शील्ड सेल हैं सबसे बाहर की आउटर लेयर की, वो लेटरल साइड में बढ़ती हैं। लेटरल साइड में बढ़ने से इसमें एक कैविटी बन जाती है, गैप बन जाता है, क्योंकि जो मैन्यूब्रियम की सेल हैं, बीच वाली जो टायर है, वो नहीं बढ़ती हैं, वो सिर्फ रेडियल डायरेक्शन में बढ़ती हैं। तो वो लंबी खंबे जैसी हो जाती हैं, जबकि शील्ड सेल चौड़ी फैल के
इस तरह से हो जाती हैं कि एक गोला बड़ा सा बन जाता है और उसमें खोखला हो जाता है, बीच में खाली स्पेस आ जाता है, कैविटी बन जाती है। अब शील्ड सेल से ऊपर लगी हुई है खंबे जैसी मैन्यूब्रियम सेल, और मैन्यूब्रियम सेल के ऊपर लगी हुई है प्राइमरी कैपिटुलम सेल। प्राइमरी कैपिटुलम सेल से हर एक सेल से 6 सेकेंडरी कैपिटुलम सेल बनती है। कैपिटुलम सेल यानी मुंडक सेल, तो ये मुंडक सिर जैसा होता है इसका, तो ये इसलिए इसको मुंडक सेल कहते हैं। तो इसमें सिर में फिर 6 सेकेंडरी कैपिटुलम कोशिकाएं बन जाती हैं, और हर सेकेंडरी कैपिटुलम कोशिकाओं से 2-2 फिलामेंट बन जाते हैं, एंथेरिडियल फिलामेंट। तो ये एंथेरिडियल फिलामेंट, इसमें एक कतार में ये सेल्स लगी होती हैं, जैसा चित्र जे में दिखा रखा है। एंथेरिडियल सेल हैं, ये एक कतार में बनी हुई। एंथेरिडियल सेल से हर एक सेल से एक एंथेरोजाइड बन जाता है, जो कि द्विकशाभिक होता है। ये आप देख रहे हैं स्पाइरल सा है और 2 कशाभिकाएँ इसमें होती हैं, तो ये एक मैच्योर एंथेरोजाइड है। ये एक चित्र दिखा रखा है, इसमें एक शील्ड सेल दिखा रखी है। 8 शील्ड सेल होती है ना जैसे पूरे ग्लोब्यूल के अंदर, तो एक शील्ड सेल ये दिखा रखी है। इस शील्ड सेल से अटैच्ड है। शील्ड सेल तो क्योंकि लेटरल साइड में बढ़ जाती है, फैल जाती है, जिससे ग्लोब्यूल के अंदर कैविटी बन जाती है। तो ये जो छतरी नुमा बड़ी फैली हुई कोशिका है, ये है शील्ड सेल। इससे ये खंबे जैसी ये सेल जुड़ी हुई है, ये है मैन्यूब्रियल सेल, क्योंकि ये रेडियल साइज में बढ़ती है, साइड में नहीं बढ़ती है। तो ये खंबे जैसी हो गई, और इस खंबे जैसी कोशिका से कैपिटुलम कोशिका जुड़ रही हैं, और हर एक कैपिटुलम कोशिका से फिर सेकेंडरी कैपिटुलम कोशिका है, और कैपिटुलम कोशिका से फिर ये एंथेरिडियल फिलामेंट है। तो ये संरचना हुई ग्लोब्यूल, जो कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और उसमें एंथेरोजॉइड बनते हैं जो कि मेल गैमीट हैं। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन न्यूक्यूल के बारे में। थैंक यू।